और ये अब इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान वक्त पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे आपको सुना। या स्टेट अगर किसी ज़मीन को लेना चाहती है तो सीओ या जो डीएम को ये पावर दे रहे हैं तो वो उसको कैसे चैलेंज कर सकता है, उनके खिलाफ कैसे जा सकता है, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 123 प्रॉपर्टीज़ का और सारी ज़मीनें उन्होंने अपने अंडर ले ली थी। तो मैं क्योंकि इनके अधीन नहीं आता, क्योंकि हमारी अलग सरकार है और ऑटोनोमस बॉडी थी, तो मैंने चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर और सारी ज़मीनें वापस लेकर आए। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का है और वो केस चल रहा है। अगर इन्हीं का होता, ये डिविजनल कमिश्नर जो आज है या जो सीओ है अगर आज है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रेवेन्यू सेक्रेटरी का या रेवेन्यू जो केंद्र सरकार यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ वो चला जाता, कभी नहीं जाता। तो यही एक साजिश है इनकी कि स्टेट का ही आदमी इनका जो है सीओ, वो सीओ रहे, स्टेट का ही चेयरमैन रहे और डीएम को सबसे ऊपर जबकि रखा गया है। जबकि मैं यहाँ चेयरमैन था, हमारे जो ऑर्डर होते थे, बोर्ड के जो ऑर्डर होते थे, उसको जो है कोई सुपरसीड नहीं कर सकता, सिर्फ एलजी सुपरसीड कर सकता था। अब डीएम को चेयरमैन से और बोर्ड से ऊपर अगर आप बना रहे हो तो इसका क्या मतलब है, हमारी समझ में नहीं आता। अच्छा, सरकार के खिलाफ कभी प्रॉपर्टीज में आपको लगता है कि अब चली भी जाएंगी जिस तरह मामला है, क्योंकि अभी तक जो है वो 64-65 प्रॉपर्टीज जाती हुई नजर आ रही है हाथ से। देखिए, इन्होंने तो ले लिया था ना, 123 प्रॉपर्टी तो इन्होंने ले ली थी। एक नोटिफिकेशन जारी करके यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा था कि वक्फ जो है इस पे कब्जा किए हुए ये हमारी ज़मीन है। अगर मैं हाईकोर्ट नहीं जाता तो ये तो सारी ज़मीन चली जाती। एक अकेली अगर आप तिकोना कब्रिस्तान की बात करो जो 60 बीघे का है, अगर आप उसकी वहाँ पे मार्केट रेट के हिसाब से बात करो, अगर 7 लाख रुपया भी मानो तो 42,000 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है। उसके राइट साइड में डीपीएस के पीछे 484 खसरा है जो 30 बीघे का है, वो इन्होंने ज़बरदस्ती ले लिया। जबकि 123 में स्टे चल रहा है, केस चल रहा है, ले लिया। लाल मस्जिद आपके सामने मिसाल है कि उसके पीछे की सारी ज़मीन कब्रिस्तान की ले ली, मस्जिद के पीछे की, और वहाँ बिल्डिंग बना दी। वो ट्रिब्यूनल के अंदर चल रहा है। माता सुंदरी रोड का कब्रिस्तान है वो इन्होंने ले लिया। वो उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ यही तो था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो वक्फ का नहीं था, रेवेन्यू रिकॉर्ड में एलएनडीओ का था। तो आप ट्रिब्यूनल में हैं और हम हाईकोर्ट भी गए तो कहा ट्रिब्यूनल से जब फैसला आ जाएगा, तो ट्रिब्यूनल के फैसले को भी ये लोग नहीं मानते। तो कह रहे हैं हम कुछ नहीं लेंगे मुसलमानों के फायदे के लिए। अमानतुल्लाह साहब, अमित शाह ने ये कहा है पार्लियामेंट में कि हम कुछ नहीं लेंगे, आप कह रहे हैं तो यही लिख करके दे दें कि कोई डिस्प्यूट हो या कुछ भी हो, अगर वो पहले से वक्फ बाय यूज़र यूज़ हो रहा है तो उसको हम किसी को टच नहीं करेंगे। एक नोटिफिकेशन ले आए वो। और मुस्लिम जो क्लोज हटाया इसलिए हटाया क्योंकि इनके पास कोई एमएलए मुस्लिम नहीं है, कोई एमपी मुस्लिम नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट सरकार चाहे इनकी हो, अगर एमएलए कोटे से कोई भी इलेक्टेड, जैसे पहले था कि मुस्लिम इलेक्टेड था तो वो दूसरी पार्टी से आता, समाजवादी से यूपी के अंदर आता, दिल्ली से आम आदमी पार्टी से आता, कांग्रेस से हरियाणा के अंदर आता, महाराष्ट्र से कांग्रेस का आता, तो आरजेडी का बिहार से आता, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मुस्लिम आता। और जब कुछ गलत करते तो वो अगर होता एमपी और एमएलए होता तो वो गलत काम नहीं करने देता। तो ये तो बाकायदा ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। तो सारा का सारा इनका जो मसला है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और उसी पर जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में अगर ये एक्ट इसके अंदर तरमीम नहीं हुई है, नहीं रोका गया, तो आने वाले वक्त में गांव के अंदर, देहात के अंदर बहुत सारी ज़मीन है जो ग्राम सभा के अंदर है। कल प्रधान खड़े होकर कहेगा कि ये तो इलीगल है, डीएम उसको रोक देगा, दफीना रोक देगा। दफीना रुकने के बाद उसके बाद वो केस चला जाएगा उसके पास, वो ज़मीन वक्फ की हो जाएगी और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से फैसला देगा तो वो ज़मीन तो चली जाएगी। और ऐसा हुआ है बहुत सारी ज़मीनों पर। जो तिकोना कब्रिस्तान है वहाँ पर दफीना इन्होंने रोका है, लाल मस्जिद पर इन्होंने रोका है, माता सुंदरी रोड पर रोका है। एक जो है उत्तम नगर के अंदर जो फ्लड इरिगेशन की ज़मीन थी वहाँ के एसडीएम ने रोक दिया, हम नहीं करा पाए वहाँ पर। तो बहुत सारी जगहें हैं, हम कौन जाता फिरेगा। अगर कोई भी कंप्लेन करेगा तो कंप्लेन को अटेंड करके वो वहाँ पे दफीना रोक देगा। नमाज अगर मस्जिद होगी तो नमाज रोक देगा। तो वक्फ बाय यूज़र में तो ये करेंगे तो वो कहेंगे जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, अगर वो 9 लाख प्रॉपर्टी हैं, 9 लाख प्रॉपर्टी में से एक भी प्रॉपर्टी को हम मुसलमानों से नहीं लेंगे तो मैं मानने को तैयार हूँ। हाँ जी, ये ठीक कह रहे हैं, सच बोल रहे हैं। लिख कर दे एक प्रॉपर्टी का, क्यों नहीं लिख कर दे रहे? और क्यों जब आखिर में एक सवाल, आप लोग स्टे की उम्मीद से आए थे, लेकिन दोनों इंटरिम ऑर्डर से खुश हैं? जो इंटरिम ऑर्डर लगता है कि कल आ सकता है। देखिए, पूरी उम्मीद है, अभी तो नहीं कहा जा सकता, कल के लिए छोड़ा है। तो अभी फैसला जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं कहा जा सकता। बहस होनी है और इसमें सारे लोगों ने अच्छे से अपने पॉइंट रखे हैं और सारी चीजें समझ आ रही हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो मुर्शिदाबाद में हिंसा है या और बिल्कुल जो चिंता जताई है वायलेंस को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये तो गांव-गांव, हर जगह गांव-गांव मजहबी, जब मस्जिद में आप जाकर के क्लेम दूसरे करेंगे, दफीना रोकेंगे, ईद की नमाज पढ़ने से रोकेंगे तो क्या होगा? वायलेंस होगा। ये तो पूरे मुल्क में फसाद कराने के लिए तो ये लाए हैं, इनका मकसद ये है, इनकी रोटी।
तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ये सीधे तौर पर जो आरोप लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है और इन सब के बीच आइए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, अमानतुल्लाह खान को हमने पूरा सुना और दो बातें जिस पर बार बार ये विरोध कर रहे हैं, एक तो वक्फ बाय यूजर को लेकर जो समस्या इनको नजर आती है, भाई शायद जो कब्जा था वो पूरी तरह से छिन जाएगा इन लोगों से, इसलिए भी एक बेचैनी है। लेकिन दूसरी बात जो सबसे बड़ी आपत्ति अमानतुल्लाह खान बार बार कह रहे थे कि उनको डीएम से आपत्ति है, उनको क्यों ये सबसे बड़ा चीफ बना दिया गया है, जबकि पूरे बिल में ये भी प्रावधान है कि अगर आप उनके उससे सहमत नहीं होंगे तो राज्य किसी और को भी बड़े अधिकारी को नियुक्त कर सकता है, उस पर भी सहमति नहीं है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। दो जो मुख्य जो प्रावधान थे पिछले 2013 के जो संशोधन हुए थे उसमें जो दो प्रावधान, एक वक्फ बाय यूजर था और एक सेक्शन 3 था जिसमें यह था कि आप अपील नहीं कर सकते, यानी आपको जो है वक्फ बोर्ड में ही आपको अपील करना होगा और उसके फैसले के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे। ये दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इसको अमेंड किया गया। मुख्य तौर पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। महिलाओं कलेक्टर जाके सर्वे करने से पहले कोई उसका नेचर नहीं चेंज कर सकता और करने से पहले हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा इस कोर्ट में आके। तीसरा ये उस कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है, उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार जब तक हम ये मामला नहीं सुन रहे हैं। तो ये चारों ही चीजें हमें चाहिए थी और यही चीजें कोर्ट समझ चुका और इसी चीज के ऊपर कोर्ट हमें जो है वो इंटरिम ऑर्डर दे रहा है। तो तुषार मेहता लिटरली गिड़गिड़ाने लगे कोर्ट के सामने कि हमें और सुन लिया जाए, हमें और टाइम दे दिया जाए, हमें कल के लिए रख दिया जाए। तो जज ने काफी रेजिस्ट होकर के फिर हमने भी कहा कि ठीक है, आप इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, मिस्टर मेहता को आप सुनिए और फिर हम भी कल और कुछ सुनाएंगे कोर्ट को। और कल 2 बजे के लिए ये रखा गया है। अल्टीमेटली ऑर्डर पास नहीं हुआ है, जो ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन जजेस क्या चाहते हैं, कोर्ट कैसा सोच रहा है वो हमें पता चल गया और कोर्ट किस तरीके से। बिल्कुल मुकेश जी, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, दो प्रतिक्रियाएं सामने आ गई, एक तरफ अमानतुल्लाह खान पर जो अब हम बात कर रहे थे और दूसरा अभी देखिए जो विपक्ष की तरफ से वकील थे वो ये बोल रहे हैं कि कोर्ट को अब समझ में आ गया है, हमें भी समझ में आ गया। वो कह रहे हैं हमें समझ में आ गया है कि कोर्ट की सोच क्या है, हालांकि कल 2 बजे फिर से सुनवाई होनी है इस पर। देखिए 2 बजे सुनवाई होनी है, लेकिन जो मुद्दा पहले था वही मुद्दा आज है। ये कोई नया मुद्दा नहीं उठाया जा रहा विपक्ष की तरफ से। वक्फ बाय यूजर पे जो परेशानी थी, वक्फ बाय यूजर क्या है, अभी ये इनको अपनी मस्जिद याद आ रही है, कब्रिस्तान और जो ईदगाह है वो इनको याद आ रहा है। इनको ये याद नहीं आ रहा है कि ये पूरा का पूरा तमिलनाडु में गांव जो है आपने वक्फ बाय यूजर के नाम पे कर लिया। बेटा में पटना के बेटा का पूरा गांव जो है आपने उस पर दावा कर दिया। पटना का जो मेरिन ड्राइव है उसको पूरा आपने वक्फ बाय यूजर के हिसाब से आपने दावा कर दिया। महाराष्ट्र के ईदगाह मैदान में आप जो है गणपति का पूजा नहीं होने दिए, वो वक्फ बाय यूजर था, वो आपको याद नहीं आ रहा है। आप दलील क्या दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 14वीं और 15वीं सदी के जो मस्जिद थे उन मस्जिदों के पेपर नहीं है। तो ठीक है, 14वीं और 15वीं सदी के मस्जिद के अगर आपके पास पेपर नहीं थे तो वो वक्फ बाय यूजर अगर आप चाहते हैं आपको मिल जाए तो उसके लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो वो चीज़ें आप जो है दावा कर सकते हैं। लेकिन वक्फ बाय यूजर को कैसे हटाया जा सकता है, उसके खिलाफ जो दलील अभी दे रहे हैं यही दलील तो था और इसी पे तो पूरा कंटेंशन तो इसी पे है ना, विवाद तो इसी पे है कि वक्फ बाय यूजर क्यों है। वक्फ बाय यूजर यानी हमारी जमीन पे कोई अगर उंगली रख दे, हमारी जमीन पे हमारे कॉलोनी के मोड़ पे अगर कोई तजिया का एक बार रख देता है वहां पर तजिया, तो क्या वो बार बार तजिया रखने के लिए उसकी जमीन हो जाएगी? अगर हमारी जमीन पे तजिया किसी को बनाने के लिए मैंने सामाजिकता में अगर की इजाजत दे दी तो क्या वो उसकी जमीन हो जाएगी, वक्फ की जमीन हो जाएगी? इन सब चीजों का भी करना, अभी तो एक तरफा दलील है, ये एक तरफा दलील सुनी जा रही है। कल 2 बजे जब इस पे चर्चा होगी तो सरकार भी अपनी बात रखेगी। और अभी जो कोर्ट ने कहा है लावनी कि अभी कोई भी डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। डी नोटिफाई, हालांकि ये भी कहा है कि कानून है, कानून को रद्द करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन डी नोटिफाई क्यों नहीं किया जाएगा? अभी तो उत्तर प्रदेश में काम शुरू भी हो गया है। उत्तर प्रदेश में जो है डी नोटिफाई करने के लिए जो है काम वहां पर शुरू है, लोग अभी कर रहे हैं। वहां जो अधिकारी जो है वक्फ की जो अभी एक कृषि योग्य जमीन थी, कृषि योग्य जमीन को जो है वक्फ ने ले लिया था, उसको डी नोटिफाई करने की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है, तो उस पर भी रोक लगाई गई है। लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट को अभी दोनों तरफ लोगों को सुनना है। 76 जो है एप्लीकेशन आए हैं और आगे जो एप्लीकेशन है उसको वो इंटरटेन नहीं करेंगे। अभी जो एप्लीकेशन आए हैं, कोर्ट का कहना है कि ये सारे पहलुओं को, ये सारे जो एप्लीकेशन है वो एड्रेस कर रहे हैं, इसलिए इसी पे अभी चर्चा होगी। लेकिन 2 जो सेक्शंस हैं जिसको लेकर के मुख्य आपत्ति थी, एक वक्फ बाय यूजर था और दूसरा था कि आप जो है वक्फ के ट्रिब्यूनल के खिलाफ जो है आप फैसला नहीं कर सकते हैं, तो उसको जो बदला था। ये बार बार मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि आप डीएम की बात क्यों नहीं माने। भाई डीएम की बात क्यों नहीं मानेंगे आप? डीएम कोई व्यक्ति तो नहीं होता है, डीएम तो एक पद है। आज जो डीएम है वो कल वो बदल सकता है और वो संविधान के हिसाब से चलता है। वक्फ के जो ट्रिब्यूनल होते हैं, जो वक्फ बोर्ड होता है, वो तो केवल वक्फ की बात सुनता है।
अगर उसके खिलाफ अपील करना है तो ये कैसा है कि जिसके फिर- खिलाफ हमें शिकायत हम उसी पे अपील करें, तो ये तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस पर अभी बहस होनी है। मुझे लग रहा है कि इस पर काफी बहस हो बिल्कुल चुकी थी बहस होगी इस और कल बहस जब के 2 बजे एक बार फिर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब सामने आएंगे तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा जरूरी हो जाएगी।